हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र और स्वागत है आज आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के हमारे इस वीडियो में अपन कैलेंडर के बारे में देखने वाले हैं। जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर, उसके बारे में अपन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि इस कैलेंडर से हमारे रीजनिंग से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तथा कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप सबको पता होता है कि से मिलकर हमारा बना होता है सप्ताह, और सप्ताह से मिलकर बना होता है महीना बना होता है, और महीनों से मिलकर हमारा ईयर बनता है यानी कि साल बनता है, और सालों से मिलकर के हमारा शताब्दी बनता है यानी कि 100 सालों से मिलकर के शताब्दी बनता है। और इस प्रकार हमारे कैलेंडर का निर्माण होता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि हमारे तो 12 महीने होते हैं। हमारे एक ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हमारे 12 महीने होते हैं। उसमें अपन देखते हैं कि जो 12 महीनों में हमारे 4 महीने ऐसे होते हैं जो जिनमें कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। यानी कि जो 30 दिन वाले जो महीने हैं वो कितने हैं? हमारे 4 है। इनको हमें क्या करना है? सीधा हमको याद रखना है। कौन कौन से महीने हैं? देखिएगा, अप्रैल, 1 अप्रैल महीना, 1 जून, सितंबर और नवंबर। ये 4 महीने हैं वो हमारे 30 दिन के हैं। और इसमें अपन विषम दिनों की संख्या देखते हैं, यानी कि इसको अपन 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 28 हो जाता है। 7 चौक 28 और 2 हमारा शेष पड़ रह जाता है। तो ये हमें याद रखना है कि हमारे जो 12 महीने हैं उनमें से जो ये 7 महीने हैं इनका कोड होता है 2। ये जो हमारे 4 महीने हैं इसका जो कोड होता है वो होता है 2। कौन कौन से महीने हैं? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। हमारे 12 महीनों में से 30 दिन, जो 30 डे वाले जो महीने हैं वो 4 महीने हैं। कौन कौन से महीने हैं? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। आगे अपन देखते हैं और 31 दिन वाले, यानी कि जो 31 दिन वाले महीने हैं वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे जनवरी, फरवरी नहीं है, फरवरी को आप यहाँ नीचे लिख दीजिएगा। फरवरी को अपन बाद में देखेंगे कि फरवरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि फरवरी किसी महीने में 28 महीने की होती है, किसी में 29 महीने की होती है। तो जनवरी, फरवरी आ गई, मार्च, अप्रैल हमारा यहाँ ऊपर आ गया, हमारा अप्रैल, मई, जून ऊपर आ गया, और जुलाई, अगस्त, सितंबर ऊपर आ गया, अक्टूबर, नवंबर आ गया, और दिसंबर। ये हमारे जो 7 महीने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अपन 31 दिन होते हैं 7 महीनों में, और इसे अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष पर बच जाएगा 3। तो याद रखना है इन 7 महीनों का कोड होता है 3। हमें याद सिर्फ ये 4 महीने हैं वो याद रखना है, यानी कि अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये याद रखना है। इसका कोड होता है 2। 4 महीने कौन कौन से हैं? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। बाकी जो बचते हैं उनमें 31 दिन, यानी उनका कोड हो जाएगा 3। और फरवरी, जो फरवरी महीना है उसमें किसी में होता है हमारा 28 दिन और किसी महीने में होते हैं 29 दिन। यानी कि जो हमारा साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष, जो हमारा साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी होता है 28 दिन का, और उनका जो विषम दिनों की संख्या या कोड होता है वो हो जाएगा हमारा 0। और लीप वर्ष में फरवरी है वो 29 दिनों का होता है। लीप वर्ष में फरवरी महीना कितने महीनों का होता है? 29 दिनों का होता है, और उसमें विषम दिनों की संख्या या कोड हो जाएगा 1। तो हमें साधारण वर्ष में फरवरी का कोड है वो 0 लेना है, और लीप वर्ष में फरवरी का कोड है वो 1 लेना है। अब देखते हैं हमारे वर्ष। और वर्ष हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक हमारा होता है साधारण वर्ष, और एक होता है हमारा लीप वर्ष। हमारे जो वर्ष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है हमारे 365।
और लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। तो अपन इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे तो 52 बार हमारा पूरा चला जाएगा और इसमें शेष पड़ जाएगा 1, और इसमें अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 बार पूरा चला जाएगा और शेष पड़ जाएगा 2। तो यानी हमें याद रखना है कि साधारण वर्ष का कोड कितना होता है, 1 होता है, और लीप वर्ष का कोड कितना होता है, 2 होता है। साधारण वर्ष में जो विषम दिन होते हैं वो 1 होते हैं, और लीप वर्ष में जो हमारे विषम दिन होते हैं वो होते हैं 2। कितने होते हैं, 2। अब आगे देखिएगा कि पता कैसे करें कि वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, कि कोई भी हमें वर्ष दे रखा है वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, इसका अपन को पता कैसे चलेगा। जैसे कि हमारे वर्ष है 2019, इसका अपन को पता करना है कि ये वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो इसके हमारे लास्ट के जो 2 नंबर है इसमें अपन 4 का भाग देंगे। उसमें यदि 4 का पूरा भाग चला जाता है तो वो हमारा लीप वर्ष होता है, और यदि इसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता है तो वो हमारा साधारण वर्ष होगा। तो इसमें हमारा 4 का पूरा भाग नहीं गया तो ये हमारा कैसा वर्ष हो गया, ये हमारा हो गया साधारण वर्ष। और जैसे कि ये 2020 है, इसमें अपन 4 का भाग देते हैं तो हमारा 4 का भाग चला जाता है, ये हमारा हो जाता है लीप वर्ष। कौन सा वर्ष हो जाता है, लीप वर्ष। और देखिए उदाहरण दे लेते हैं अपन लीप वर्ष के, कौन कौन से उदाहरण होते हैं लीप वर्ष। जैसे देखिए कि 2004 भी एक लीप वर्ष है, 2008 लीप वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है, 2016 लीप वर्ष है, 2020 लीप वर्ष है, 2024 लीप वर्ष है। ये हमारे लीप वर्ष के उदाहरण हैं। 2028 भी लीप वर्ष है, क्योंकि इसके जो लास्ट के जो 2 नंबर है इसमें हमारा 4 का भाग पूरा का पूरा चला जाता है। और साधारण वर्ष की उनको कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे 2003 है, 2005 है, 2011 है, 2013 है, 2014 है, 2015 है, 2017 है, 2018 है। ये हमारे कैसे वर्ष हैं, ये हमारे साधारण वर्ष है। अब देखिएगा, जैसे हमें शताब्दी वर्ष दे रखा होता है, जैसे कि हमारे 2000 दे रखा होता है, 1900 दे रखा होता है, ये 1800 दे रखा होता है, 1700 दे रखा होता है, 1600 दे रखा होता है। इनका अपन को कैसे पता चलेगा कि ये लीप शताब्दी वर्ष है, ये साधारण शताब्दी वर्ष है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन 400 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, 400 का। उसमें यदि पूरा का पूरा भाग चला जाता है तो हमारा होगा लीप शताब्दी वर्ष होगा, लीप शताब्दी वर्ष। वो कौन सा वर्ष होगा, लीप शताब्दी वर्ष। और यदि उसमें 400 का भाग पूरा का पूरा नहीं जाता है तो वो हमारा होगा साधारण शताब्दी वर्ष। कौन सा वर्ष होगा, वो साधारण शताब्दी वर्ष होगा। इसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा, ये भी हमारा साधारण शताब्दी वर्ष होगा। इसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा, ये भी हमारा साधारण शताब्दी वर्ष होगा। इसमें 4 का पूरा भाग चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लीप शताब्दी वर्ष। अभी एक प्रश्न देखिएगा, प्रश्न देखते हैं, पुनः एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होंगे जो अधिकतम 53 बार आएंगे। ये एक प्रश्न देखिएगा कि एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होंगे जो अधिकतम 53 बार आएंगे। एक साधारण वर्ष है, उसमें से कितने वर्ष होंगे, मतलब ऐसे कितने दिन होंगे जो अधिकतम कितने बार आएंगे, 53 बार आएंगे। तो देखिए, हमें पता है साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसमें अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 52 तो हमारे हो जाते हैं सप्ताह, और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। सप्ताह कितने हो जाते हैं, 52 सप्ताह हो जाते हैं, और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। हमने मान लिया कि कोई सप्ताह का पहला दिन यदि मंडे से शुरू होता है तो वो हमारा समाप्त हो जाता है संडे पर, यानी कि पहले एक सप्ताह हो गया। इस प्रकार से एक साधारण वर्ष में जैसे कितने सप्ते होते हैं, 52 सप्ते होते हैं। कितने सप्ते होते हैं, 52 सप्ते।
52 सप्ताह, यानी कि जो हमारे जो सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं वो कितनी बार आते हैं? 52 बार आते हैं। 52 बार आते हैं। ये जो सप्ताह के जो 7 दिन है ये मंडे संडे है हमारे, क्योंकि हमारे 52 सप्ताह है, इसलिए जो हमारे सप्ताह के जो 7 दिन है वो हमारे 52 बार आएंगे, तथा एक दिन वापस, यानी कि ये हमारा समाप्त कहाँ पर होगा? ये 52 सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होगा? संडे होगा। और वापस जो एक दिन बचेगा वो कौन सा होगा? हमारा मंडे होगा। यानी कि जो हमारा पहला दिन है वो भी आखिरी दिन होगा। लेकिन मंडे हमारा कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा, क्योंकि 52 बार तो ये सप्ताह के अंदर आ चुका है, और एक बार और आएगा, तो मंडे हमारा कितने बार आएगा? 53 बार आएगा। तो एक साधारण वर्ष में से कितने दिन होंगे जो अधिकतम 53 बार आएंगे? तो ऐसा एक दिन होगा। तो एक दिन होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि एक दिन होगा जो हमारा 53 बार आएगा। तथा आगे अपन देखते हैं कि एक सामान्य वर्ष होता है, उसका पहला और अंतिम दिन है वो दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी कि जो हमारे सामान्य वर्ष होते हैं, जैसे कि 2011, 2019, उनका जो प्रथम दिन होता है और अंतिम दिन होता है वो क्या होता है? समान होते हैं। जैसे हमारी जो 1 जनवरी 2019 है, 2019, और एक जो हमारे सामान्य वर्ष का जो अंतिम दिन है वो है 31 दिसंबर 2019। तो एक सामान्य वर्ष का जो पहला दिन और अंतिम दिन यानी कि समान होते हैं। यानी कि इस दिन यदि हमारा सोमवार होगा तो इसका अंतिम दिन भी हमारा कौन सा वार होगा? सोमवार ही होगा। तो हमें याद रखना है कि एक सामान्य वर्ष का जो पहला दिन और अंतिम दिन है वो दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष में वो दोनों दिन होते समान नहीं होते हैं। लीप वर्ष में हमारा क्या होता है कि लीप वर्ष में देखिए, जैसे कि 1 जनवरी 2020 है पहला दिन, और 31 दिसंबर अंतिम दिन है हमारा 31 दिसंबर 2020। 2020 एक ऐसा वर्ष है, लीप वर्ष है, तो इसका जो पहला दिन और अंतिम दिन है वो समान नहीं होंगे। इसका एक दिन अगला होगा, क्योंकि लीप वर्ष में हमारे जो विषम दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। तो इस दिन यदि हमारा सोमवार होगा तो इस दिन हमारा एक दिन अगला होगा, यानी कि मंगलवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि सामान्य वर्ष का जो पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होते हैं। और लीप वर्ष में, क्योंकि लीप वर्ष में क्या होती है कि जो हमारे जो 29 फरवरी होती है, जो हमारे इस पूरे साल के बीच में आ जाती है, इसलिए एक दिन अगला होता है। इसमें हमारे 29 फरवरी हो इस साल के बीच में नहीं आती है। अब आगे इसी प्रकार में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि 11 मार्च 2020 को यदि सोमवार है तो हमारा जो 10 मार्च 2021 को कौन सा वार होगा? इस दिन यदि हमारा सोमवार है तो इस दिन कौन सा वार होगा? तो देखिए, ये हमारा एक वर्ष का समय 11 मार्च से हमारे साल की शुरुआत हुई और 10 मार्च पर हमारी ख़त्म हो गई, 10 मार्च 2021 पर। ये हमारे जो एक साल का समय है, इसके बीच में हमको देखना है कि जो हमारी 29 फरवरी होती है वो आती है या नहीं आती है। तो हमारे जो 29 फरवरी 2020 में जो 29 फरवरी आती है, क्योंकि 2020 लीप वर्ष है, तो 29 फरवरी 11 मार्च से पहले आ जाती है। यानी कि इसके बीच में वो 29 फरवरी हमारे नहीं आती, इसलिए हमारा जो समय है वो एक सामान्य वर्ष के समान होता है। तो इसका वार है वो सोमवार ही होगा, यानी कि पहला और अंतिम दिन समान होगा, क्योंकि जो एक साल का ये पीरियड है इसके बीच में हमारे 29 फरवरी नहीं आती है। और आगे में ये पूछ लिया जाता है कि यदि 11 मार्च 2019 को यदि सोमवार है तो बताइए कि 10 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा? यानी कि 11 मार्च 2019 को यदि सोमवार है तो 10 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा? इसके अंदर अपन देखते हैं कि हमारी जो 29 फरवरी होती है, 2020 में 29 फरवरी होती है, वो 10 मार्च से पहले आती है, यानी कि इसके बीच में आती है। तो ये हमारा जो एक साल का जो समय है इसमें 29 फरवरी बीच में आ जाती है, इसलिए वो हमारा दिन सामान्य होकर के एक दिन अगला हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो हमें याद क्या रखना है कि हमारा जो एक साल का पीरियड होता है इसमें यदि 29 फरवरी इसके बीच में आती है तो वो एक दिन अगला हो जाएगा, और यदि हमारे जो 29 फरवरी है उसके बीच में नहीं आती है तो हमारा वो दिन क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक समान है?
या कौन से 2 महीनों का प्रथम दिन एक समान होगा। ये 4 ऑप्शन है, मार्च, अगस्त, अप्रैल, जुलाई, जून, नवंबर, मई, नवंबर। तो इनमें से वो 2 कौन से महीने हैं जिनका पूरे महीने का जो कैलेंडर है वो समान होगा। यानी कि इसमें यदि 1 तारीख को सोमवार था तो इसमें भी 1 तारीख को सोमवार ही होना चाहिए। ये में इस प्रश्न में पूछा गया है कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक समान है, या इस प्रश्न को इस प्रकार भी हमें पूछ सकते हैं कि कौन से 2 महीनों का कैलेंडर, कौन से 2 महीनों का प्रथम दिन है वो एक समान होगा, या पूरा का पूरा दोनों महीनों का कैलेंडर एक समान होगा। तो इसमें अपन एक एक ऑप्शन लेकर के अपन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं अपन ये मार्च अगस्त। तो हमें क्या करना है, मार्च से अगस्त तक हमें देखना है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, और इनके अपन कोड लिखना है। मार्च का कोड 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, और लास्ट महीना है उसका अपन कोड नहीं लेना है और इनको अपन जोड़ देना है। 3 2 5 5 3 8 8 2 11 11 और 3 ये कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 14। कितने हो गए, 14 हमारे ये हो जाते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन कौन सा है, मार्च अगस्त, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त काट दिया, मार्च आ गया हमारे 3 पर, अप्रैल आ गया 2 पर, मई आ गया 3 पर, जून आ गया 2 पर और जुलाई आ गया 3 पर। तो ये 5 5 3 8 8 2 10 10 और 3 13 13 में 7 का पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए ये दोनों के महीने हैं वो दोनों महीनों का कैलेंडर समान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2, इसमें देखिएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लास्ट का महीना है वो हमें काउंट नहीं करना। ये हमें बात याद रखना है कि जो अंतिम महीना है, लास्ट महीना शामिल नहीं करना है, शामिल नहीं करना है। ये बात हमें याद रखनी है कि इसमें जो लास्ट का महीना हो तो उसे हमें शामिल नहीं करना है। तो मार्च का तो ये अप्रैल से पूछा गया, यानी अप्रैल का जो कोड हो गया 2 हो गया, और अप्रैल मई का 3 और जून का 2, काउंट कर लिया हमने, कितना हो गया 7, 2 3 5 और 2 7, 7 में 7 का पूरा भाग चला जाएगा। तो इसलिए अप्रैल और जुलाई का जो पूरे महीने का जो कैलेंडर है वो समान होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 को चेक कर लेते हैं, देखिएगा ये 3 है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर को अपन काउंट नहीं करना है। जून 2 पर, जुलाई 3 पर, अगस्त 3 पर, सितंबर 2 पर, अक्टूबर आ जाता है हमारा 3 पर। काउंट कर लीजिएगा 2 3 5 5 3 8 8 2 कितने 10 10 और 3 13, 13 में 7 का भाग नहीं जाता है। आगे 4 नंबर पर देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर को अपन काउंट नहीं करना है। मई आ गया 3 पर, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3। तो ये 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 और 3 11 और 2 13 13 और 3 16 में 7 का भाग नहीं जाता। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। अप्रैल और जुलाई का पूरे महीने कैलेंडर समान होता है क्योंकि इसमें 7 का 7 पूरा का पूरा भाग चला जाता है। ओके दोस्तों, आगे देखिएगा। अब यदि हमें पूछ लिया जाता है कि बताइए कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि सितंबर और जो आपके दिसंबर होता है उसका महीना समान होता है या नहीं होता है, तो इसको अपन कैसे चेक करेंगे। सितंबर से अपन क्या देखेंगे, दिसंबर तक देखेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को अपन काउंट नहीं करना है। सितंबर कितने नंबर पर आता है, 2 पर, अक्टूबर 3 पर, नवंबर 2 पर। ये इनके कोड होते हैं। ये सितंबर का कोड कितना होता है 2, और अक्टूबर का कोड कितने होता है 3, और नवंबर का कोड कितना होता है 2। ये बराबर कितने हो गए 7, 7 में 7 का भाग चला जाता है। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 में 7 का भाग चला जाएगा। इसलिए सितंबर और दिसंबर का जो महीना है उसका कैलेंडर समान होगा। आगे पूछ लिया गया है, देखिए कि बताइए कि फरवरी, मार्च और ये आपके नवंबर, इनका है जो महीना, कौन से महीनों का कैलेंडर समान होगा और कौन से महीनों का कैलेंडर समान नहीं होगा, ये हमें बताना है। फरवरी, मार्च और नवंबर।
तो देखिएगा फरवरी के लिए अपन क्या करना है, उसको अपन वो एक बार में जीरो कोड देकर देखना है और एक बार में एक कोड देकर देखना है, यानी कि एक बार में साधारण वर्ष में देखना है और एक बार में लीप वर्ष में देखना है। अपन देखते हैं कि फरवरी से मार्च में देखना है कि फरवरी और मार्च यदि हमारा साधारण वर्ष होगा तो फरवरी का कोड कितना 0 और मार्च का कोड अपन लेंगे नहीं, 0 में 7 का भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए ये समान नहीं होंगे। और लीप वर्ष लेंगे तो फरवरी का कोड 1 और मार्च का कोड अपन लेंगे नहीं, 1 में 7 का भाग नहीं गया, तो फरवरी और मार्च का महीना समान नहीं होंगे। अब देखते हैं फरवरी और नवंबर का देखते हैं। देखिएगा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर हमको काउंट नहीं करना है, हम साधारण वर्ष लेते हैं पहले, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में क्या होता है देखिएगा, फरवरी का कोड कितना हो गया 1, साधारण वर्ष में फरवरी का कोड होता है 0, साधारण वर्ष में फरवरी का कोड 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2 और अक्टूबर का 3। काउंट कर लीजिएगा, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10 और 10 और 3 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, यानी 21 में 7 का पूरा भाग चला गया। तो यानी कि साधारण वर्ष में है फरवरी और नवंबर का महीना समान होगा साधारण वर्ष में। और लीप वर्ष का अपन ये करते हैं, लीप वर्ष में फरवरी का कोड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर 0 था, 1 बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 22 हो जाएंगे, 22 में 7 का भाग नहीं जाता है। तो यानी कि मतलब क्या हुआ कि साधारण वर्ष में फरवरी और नवंबर का महीना समान होता है, साधारण वर्ष में फरवरी और नवंबर का महीना समान होता है, लेकिन लीप वर्ष में समान नहीं होता। ये हमें इस प्रश्न को देखने से मिलता है, ये फरवरी का ये कॉन्सेप्ट होता है। आगे ये प्रश्न देखिएगा कि वर्ष 2005 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसके पूरे साल का कैलेंडर वर्ष 2005 के जैसा होगा। यानी कि वर्ष 2005 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसके पूरे साल का कैलेंडर है वो 2005 के समान होगा। यानी कि 2005 में यदि 15 तारीख को कोई सोमवार है या कोई भी वार है तो उस साल को भी 15 अगस्त को या 15 तारीख को वही वार होना चाहिए। इसको 15 अगस्त को यदि सोमवार है तो आने वाले साल ऐसा कौन सा साल होगा जिसमें 15 अगस्त को सोमवार ही होगा। तो 2005 के बाद में ऐसा कौन सा साल होगा जिसके पूरे साल का कैलेंडर वर्ष 2005 के समान होगा। तो इसको अपन कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए अपन क्या करना है, 2005 है और 2005 का कोड लिखना है। 2005 एक साधारण वर्ष है, इसका कोड हो गया हमारा 1। बाद में आता है 2006 एक साधारण वर्ष है, इसका कोड हो गया 1। बाद में 2007 एक साधारण वर्ष है, इसका कोड हो गया 1। बाद में 2008 है, ये एक लीप वर्ष है, इसका कोड हो गया 2। 2009 है एक साधारण वर्ष है, इसका कोड हो गया 1। और 2010 से एक साधारण वर्ष है, इसका कोड हो गया 1। यानी कि ये हमें तब तक लिखना है जब तक हमारा 7 ना आ जाए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक देखिएगा, ये आ गया हमारा 7 और 7 में 7 का भाग चला गया। और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा 2010 के बाद में कौन सा, यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर, इसके बाद हमारा जो 2011 आएगा वो हमारा उत्तर होगा। यानी कि 2005 के बाद में 2011 का कैलेंडर समान होगा। हमें क्या करना है, हमें 2005 से शुरू करना है और तब तक चलते रहना है जब तक कि 7 ना आ जाए, 7 में 7 का भाग चला जाएगा और उसके बाद में अगला जो वर्ष आएगा वो हमारा उत्तर होगा। और एक बात हमें यहाँ याद रखनी है कि साधारण वर्ष का जो उत्तर आएगा, साधारण वर्ष का जो उत्तर आएगा वो साधारण वर्ष का उत्तर साधारण वर्ष में आना चाहिए। और लीप वर्ष का उत्तर है वो लीप वर्ष में ही आना चाहिए, लीप वर्ष में ही आना चाहिए। 2005 एक साधारण वर्ष है और 2011 एक साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष का उत्तर साधारण वर्ष होना चाहिए और लीप वर्ष का उत्तर है वो लीप वर्ष में ही होना चाहिए। आगे हमारा एक प्रश्न है कि वर्ष 2004 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका जनवरी माह का कैलेंडर समान होगा। यानी कि 2004 के बाद में ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसके जनवरी
जनवरी माह का कैलेंडर समान होगा। तो इसके लिए अपन क्या करें, इसको अपन कैसे करेंगे, हमें याद रखना है कि हमारा 28 फरवरी तक 28 फरवरी तक 28 फरवरी तक है वो हमारा उत्तर कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक लीप वर्ष से लीप वर्ष का उत्तर है वो लीप वर्ष भी हो सकता है, साधारण वर्ष का उत्तर साधारण वर्ष भी हो सकता है, और लीप वर्ष का उत्तर है वो साधारण वर्ष भी हो सकता है, और साधारण वर्ष का उत्तर लीप वर्ष भी हो सकता है। यानी कि 28 फरवरी तक हमारा ये जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष का उत्तर है वो लीप वर्ष ही हो और साधारण वर्ष का उत्तर साधारण वर्ष ही हो। 28 फरवरी तक हमारा लीप वर्ष का उत्तर है वो साधारण वर्ष भी हो सकता है, आएगा तो भी हमारा सही उत्तर होगा, और साधारण वर्ष का उत्तर यदि लीप वर्ष आए तो वो भी हमारा सही उत्तर होगा। यानी कि कुछ भी हो सकता है, लीप से साधारण भी हो सकता है, लीप भी हो सकता है, और साधारण से लीप वर्ष भी हो सकता है, और साधारण वर्ष भी हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, 2004 से अपन चलेंगे, 2004 से अपन शुरुआत करेंगे, और हमारे जो इनका कोड है वो लिखते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे तब तक साथ ना आ जाए। 2004 एक लीप वर्ष, इसका कोड हो गया 2, बाद में 2005 इसका हो गया 1, 2006 इसका हो गया 1, 2007 इसका हो गया 1, और 2008 इसका हो गया, ये लीप वर्ष इसका हो गया 2। इसको जोड़िएगा कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ तक हमारा आ गया ये 7, और 7 में 7 का भाग चला जाता है। तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर होगा जो 2009 है, इसका जो जनवरी माह है वो समान होगा किसके, 2004 के बाद में 2009 वे वर्ष है जिसके जनवरी का महीना है वो 2004 के समान होगा। यानी कि जनवरी यानी 28 फरवरी तक हमारी जनवरी है वो 28 फरवरी तक आ जाती है, 28 फरवरी से पहले आती है। यानी कि 28 फरवरी तक पहले तो 2009 का सारे का सारा कैलेंडर 2004 के समान होगा, तथा हमारा मार्च के बाद के जो हमारे महीने है वो हमारा कैलेंडर समान नहीं होगा, ओनली फॉर 28 फरवरी तक ही होगा। 28 फरवरी तक है वो महीने सारे दिन है वो सारे समान होंगे, इसलिए जो जनवरी का महीना है वो भी 2004 के समान होगा। अब आगे में पूछ लिया जाता है कि 2018 के बाद में वो कौन सा वर्ष होगा जिसके पूरे साल का कैलेंडर समान होगा 2018 के बाद में। तो हमें क्या करना है, 2018 से शुरुआत करनी है और आगे चलते रहना है। 2018 इसका कोड हो गया 1, आगे आ गया 2019 इसका हो गया 1, आगे आ गया 2020 ये लीप वर्ष इसका कोड हो गया 2, 2021 का हो गया 1, 2022 का हो गया 1, 2023 का हो गया 1। जोड़ते हैं अपन, देखिए कितना हो गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 तो हमारे यहाँ पर हो गए, लेकिन इसके बाद में हमारा जो ये 2018 है वो क्या है, एक साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। और हमारा यहाँ तक हमारा 7 हो गया, 7 में 7, लेकिन इसके बाद हमारा जो 2024 आएगा 2024 होगा, ये कैसा वर्ष है, ये लीप वर्ष है। इसलिए इसका हमें पता है कि साधारण वर्ष का उत्तर है वो लीप वर्ष नहीं हो सकता। क्या होता है, साधारण वर्ष का उत्तर लीप वर्ष नहीं होता, साधारण वर्ष का उत्तर है वो साधारण वर्ष में ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ 7 आ गए और इसके बाद नेक्स्ट 2024 है, ये हमारा उत्तर गलत हो जाएगा और हमें आगे और चलते रहना है, कोड लिखते रहना है, और आगे साधारण वर्ष आए तब वहाँ तक हमें लिखना है। तो 2024 का कोड हो गया 2, 2025 का कोड हो गया 1, 2026 का कोड हो गया 1, 2027 का कोड हो गया 1, 2028 का कोड हो गया 2। अब यहाँ पर आप काउंट कर लीजिएगा, यहाँ 7 तो यहाँ तक हो गए, आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पर आगे 14 और 14 में 7 का भाग चला जाता है। और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट ईयर है वह 2029। ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो 2018 के बाद में 2029 का उस पूरे साल का कैलेंडर समान होगा। 2018 के बाद में कौन सा साल होगा जिसके पूरे साल का कैलेंडर समान होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2029। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ट्रिक देखते हैं कि
किसी भी जैसे कि हमारा जो साल दे रखा होगा और उसके बाद में किस साल का कैलेंडर समान होगा, इसकी एक अपन शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, हमें याद रखना है, यहाँ पर हमें लिखना है लीप, लीप यहाँ पर लिखना है लीप +1, यहाँ पर लिखना है लीप +2, यहाँ पर लिखना है लीप +3। ओके, इसका मतलब क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। और इसके नीचे हमें याद रखना है +28 +6 +11 +11। क्या याद रखना है, लीप, लीप +1, लीप +2, लीप +3। और इसके नीचे अपन याद रखना है +28 +6 +11 +11। अब जैसे देखिए ट्रिक हमारी कैसे काम करेगी, ये इतना हमको याद रखना है। और अब हमारी ट्रिक पर आ जाते हैं। जैसे हमें पूछ लिया जाता है कि 2004 के बाद में कौन से वर्ष का कैलेंडर समान होगा, 2004 के बाद में कौन से वर्ष का कैलेंडर समान होगा। तो 2004 हमारा एक ऐसा वर्ष है, लीप वर्ष है, क्योंकि 2004 4 के अंदर 4 का भाग चला जाता है, ये हमारा लीप वर्ष है। इसलिए अपन इसमें अपन क्या कर देंगे, +28 कर देंगे। तो ये हमारा 4 8 2 हासिल 1 और 2 3 और 2032। तो 2004 के बाद में 2032 का कैलेंडर हमारा समान होगा। ये हमारी ट्रिक से अपन सीधा निकाल सकते हैं। इसके बाद में आता है 2005। तो 2005 को अपन कैसे लिखेंगे, यानी कि 2004 में अपन 1 प्लस किया, 2004 में अपन 1 प्लस किया तो हमारा हो गया 2005। तो हमारा ये हमारा 2005 क्या लीप +1 है, इसलिए अपन इसमें क्या कर देंगे, प्लस का कर देंगे 6 और 2000 आ जाएगा हमारा 11। तो 2005 के बाद में 2011 का कैलेंडर है वो 2005 के समान होगा। आगे आता है 2006। तो इसमें अपन कितने प्लस करेंगे, 11 करेंगे। 2006 देखिए 2004 में अपन 2 ऐड कर देंगे, यानी कि लीप में अपन ने 2 ऐड किया, 2004 + 2 बराबर कितने हो गए 6। और 2006 के बाद में कौन से वर्ष का कैलेंडर समान होगा ये अपन देखना है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 11 प्लस कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 2017। आगे आता है 2007। 2007 के बाद में किस वर्ष का कैलेंडर समान होगा, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें 11 प्लस कर देंगे। 2007 को अपन कैसे लेंगे, 2004 में अपन 3 ऐड किया तब हमारा आया 2007। तो ये हो गया हमारा 2018। आगे देखिए जैसे 2007 के बाद में कौन सा वर्ष आएगा, 2008 आएगा। तो 2008 वापस हमारा यहाँ पर लीप में आ जाएगा, 2008 यहाँ पर आ जाएगा। और 2009 है वो यहाँ पर लीप +1 में आ जाएगा, 2010 है लीप +2 में आ जाएगा, 2011 है वो लीप +3 में आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा क्रम है चलता रहेगा। जैसे 2008 यहाँ पर आ जाएगा, 2009 यहाँ पर आ जाएगा, 2010 यहाँ पर आ जाएगा, 2011 यहाँ पर आ जाएगा। वापस 2012 यहाँ पर, 2013 यहाँ पर, 2014 यहाँ पर, 2015 यहाँ पर, 2016 वापस यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा लीप वर्ष आता रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा लीप 2, यहाँ पर आ जाएगा लीप +1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लीप +2 लीप +3। और हम याद क्या रखना है, +28 +6 +11 11। ये हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक से आप है वो जल्दी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी जो ट्रिक है वो एक जगह काम नहीं करती है, सभी जगह हमारी काम नहीं करती है। ये ट्रिक हमारी कहाँ पर काम करती है, जो हमारे लीप शताब्दी ईयर्स होते हैं, जो लीप शताब्दी वर्ष होते हैं, लीप शताब्दी वर्ष होते हैं, उन्हीं के अंदर ये हमारी ट्रिक काम करती है। जैसे कि 2000 है, ये हमारे 1600 है, 1200 है, उन्हीं के अंदर ये हमारी ट्रिक काम करती है। 2400 है, इन्हीं के अंदर हमारी ये ट्रिक काम करेगी। लेकिन जो साधारण शताब्दी वर्ष है उनके अंदर ये हमारी ट्रिक काम नहीं करती है। साधारण शताब्दी वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष के अंदर ये हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी। साधारण शताब्दी वर्ष जैसे कि 1800, 1900, 2100, इनके अंदर ये हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी। तो इनको अपन हल कैसे करेंगे, वही हमारे पुराने तरीके से करेंगे। जैसे हमें पूछ लिया जाता है, मान लो कि 1896 के बाद में किस वर्ष का कैलेंडर समान होगा। 1896 के बाद में 1896 कैसा वर्ष है, ये हमारा साधारण शताब्दी वर्ष है। साधारण शताब्दी वर्ष है, लेकिन ये 96 में 4 का भाग देते हैं, हमारा चला जाता है। ये साधारण शताब्दी वर्ष है, लेकिन लीप वर्ष है। लीप तो हमारा वर्ष है और साधारण शताब्दी वर्ष है। ये कैसा है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। और साधारण शताब्दी वर्ष कौन सा है, साधारण है, शताब्दी वर्ष।
इसमें अपन जैसे अपन लीप है यहाँ पर अपन +28 करके अपन जोड़ते हैं, +28 करके अपन जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 1924। ये हमारा उत्तर गलत होता है, ये हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। हमें +28 नहीं करना है क्योंकि 1896, ये 1896 कैसा है, साधारण शताब्दी वर्ष है, इसलिए अपन को इसको कैसे करेंगे, पुराने तरीके से अपन करते हैं। तो देखिए 1896, 1896, 1897, 1898, 1899, 1899 और आगे आता है हमारा 1900। इसका कोड हो गया, क्योंकि 96 में 4 का पता चला जाता है, ये लीप वर्ष है, इसलिए इसका कोड हो गया 2, 97 का हो गया 1, 98 का हो गया 1, 99 का हो गया 1, 1900 का हो गया 1। इनको काउंट करते हैं अपन, 2, 3, 4, 5, 6, आगे आता है 1901, 1901 का कोड हो गया 1, यहाँ तक हमारा 7 हो जाता है, यहाँ तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक हमारा 7 हो गया। लेकिन हमारा 1902 है, तो हमारा ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, यहाँ पर 7 हो गए। लेकिन क्योंकि ये 1896 है, ये कैसा है, वो लीप वर्ष है, और 1902 है, वो कैसा है, एक साधारण वर्ष है। ये कैसा है, साधारण वर्ष है, तो हमारा ये उत्तर नहीं होगा। हमें अपन को आगे और चलना पड़ेगा, यानी कि 1902 से अपन आगे और चलना पड़ेगा। 1902 का कोड हो गया 1, 1903 का कोड हो गया 1, 1904 का कोड हो गया 2, क्योंकि लीप वर्ष है। 1905 का कोड हो गया 1, 1906 का कोड हो गया 1906 का कोड हो गया 1, और 1907 का कोड हो गया 1। अब अपन जोड़ देते हैं, यहाँ तक तो हमारा 7 हो गया, और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ तक हमारा हो गया 14, और 14 के में 7 का भाग चला जाता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट यानी 1908 है, उसके पूरे साल का कैलेंडर है वो 1896 के समान होगा। तो 1896 के बाद में 1908 है, उसका कैलेंडर है वो समान होगा, क्योंकि 1896 है वो भी हमारा कैसा लीप वर्ष है, और 1908 है ये भी हमारा कैसा वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया। तो लीप वर्ष का उत्तर है वो लीप वर्ष हो गया, और 1908, तो 1896 के बाद में 1908 का कैलेंडर हमारा समान होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे अपन देखते हैं कि जो हमारा जो एक वर्ष होता है, एक वर्ष में जो हमारा बराबर समय होता है वो कितना होता है, यानी कि जो एक वर्ष होता है उसमें जो बराबर समय होता है वो होते हैं हमारे 365 दिन। 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, बाद में होते हैं 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 हमारे सेकंड होते हैं। यानी कि जो हमारा कोई भी एक वर्ष होता है उसमें जो बराबर समय होता है वो ये होता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड। ये हमारे एक वर्ष का बराबर है वो समय होता है। इस जो ये 5 घंटे 48 मिनट है, इसको हमें लगभग क्या मान लिया जाता है, 6 मान लिया जाता है। और इस 6 को अपन है वो चार वर्षों तक, 4 वर्ष तक अपन काउंट करते हैं, तो ये हमारे 24 घंटे बन जाते हैं। कितने घंटे बन जाते हैं, 24 घंटे बन जाते हैं। और इस प्रकार हमारा जो 4 वर्षों में है, 4 सालों में है, वो एक हमारा कौन सा वर्ष आता है, लीप वर्ष आता है। तो इस प्रकार हमारा लीप वर्ष का निर्माण होता है। लेकिन इसके अंदर अपन एक बात देखते हैं कि हमारा जो 24 घंटे ये बराबर नहीं बनते हैं, क्योंकि ये 48 मिनट है, कुछ समय कम है 6 घंटे से, ये तो हमारा माना गया है, इसलिए कुछ समय कम है। और ये जो हमारा कुछ समय कम है, इसको अपन यदि हमारे 400 सालों तक जोड़ते हैं, कितने सालों तक जोड़ते हैं, तो 400 वर्षों तक जो हमारा जो बचा हुआ समय है, ये हमारा जो बचा हुआ समय, इसको अपन जोड़ते हैं। जो हमारा बच्चा समय है, ये जो हमारा बचा हुआ समय है, इसको अपन काउंट करते हैं, तो हमारे 3 दिन बन जाते हैं। कितने दिन बन जाते हैं, 3 दिन बन जाते हैं। कितने सालों तक अपन काउंट करते हैं इसको, 400 वर्षों तक हमारे इसको काउंट करते हैं। तो हमें याद क्या रखना है कि 100 वर्षों में ये हमारा वर्ष है, और ये हो गया हमारे लीप वर्ष। यानी कि अपन को याद रखना है कि 100 वर्ष होते हैं, उनमें लीप वर्षों की संख्या होनी तो चाहिए थी हमारी 25, यानी कि इसमें अपन 4 का भाग देंगे तो हमारे 25 आएगा। लेकिन
इस एक्स्ट्रा टाइम में जो समय कम होता है, इसके कारण हमारा जो 25 लीप वर्षों की संख्या 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 25 ने होकर के हमारी होती है 24। कितनी होती है? 24। इसी प्रकार से हमारे 200 वर्ष है, 200 वर्षों में वो हमारे 4 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 50। 50 ने होकर के इसमें से 2 हमारे दिन 2 कम हो जाएंगे और इसमें लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके 48 हो जाएगी। कितने हो जाएगी? 48। इसी प्रकार से हमारे 300 वर्ष है, 300 वर्षों में हमारे 4 का भाग देंगे तो आएगा 75 और इसमें से हमें 3 माइनस करना है और इसमें लीप वर्षों की संख्या होगी 72। और आगे इसी प्रकार से हमारे 400 वर्षों में हमारे लीप वर्षों की संख्या होगी, वो होगी 100 माइनस 3 बराबर 97। तो हमें याद रखना है कि 100 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होती है 48। 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होती है 72। 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होती है 97। इसको अपन को सीधा सीधा याद रखना है। ये होगी हमारे वर्ष और ये होगी हमारे लीप वर्ष। 100 के अंदर लीप वर्ष कितने होते हैं? 24। 200 वर्ष के अंदर 48। 300 के अंदर 72 और 400 के अंदर 97। और 400 के बाद में जो हमारा आगे जो 500 वर्ष होते हैं, यानी कि 400 साल के बाद में, 400 साल के बाद में हमारा जो पूरा का पूरा जो कैलेंडर होता है वो रिपीट हो जाता है, वापस पहले दिन के समान ही हो जाता है। 400 साल के बाद में हमारा पूरा का पूरा कैलेंडर क्या होता है? रिपीट हो जाता है। वापस 500 साल हो गए, उसमें 500 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? वापस हमारे 24 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि 400 सालों में पूरा का पूरा कैलेंडर समान हो जाता है और 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या होती है 24। 200 में होती है 48। 300 में होती है 72 और 400 में होती है हमारे 97। अब हमारे सामने एक प्रश्न है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? 400 वर्षों में जो हमारी 29 तारीख होती है वो कितनी बार आती है? हमें 29 फरवरी के बारे में नहीं पूछा गया, हमें यही पूछा गया कि 29 तारीख कितनी बार आती है। तो हमें ये पता है कि 29 फरवरी, जो 29 फरवरी है वो लीप वर्ष होता है, उसमें लीप वर्ष होता है, उस साल में हमारे आती है। वो जो सामान्य वर्ष होता है उसमें 29 फरवरी नहीं होती है। एक हमारा जो सामान्य वर्ष है, एक हमारा सामान्य वर्ष है, उसमें जो हमारी 29 तारीख कितनी बार आती है? क्योंकि सामान्य वर्ष में फरवरी कितने 28 फरवरी तक की होती है, 29 फरवरी तो होती नहीं है, लेकिन बाकी जो हमारे बच्चे हुए 11 महीने होते हैं उसमें हमारे 29 तारीख आती है। तो एक सामान्य वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है? 11 बार आती है। क्योंकि एक सामान्य वर्ष में जो हमारे जो फरवरी को छोड़ करके बाकी 11 महीने बच्चे होते हैं उसमें हमारे 29 तारीख आती है, इसलिए एक सामान्य वर्ष में जो 29 तारीख है वो कितनी बार आती है? 11 बार। तो इस प्रकार 400 सालों में हमारे जो 29 तारीख कितनी आ जाएगी? वो अपन 11 इंटू 400 से अपन गुणा कर देंगे, वो हो जाएगा हमारे 4400। तो 400 सालों में 400 सामान्य सालों में हो गए वो इतनी बार हमारी वो 29 तारीख आएगी। अब अपन देखते हैं फरवरी। तो फरवरी हमारी कितनी बार आएगी? 400 सालों में जितने लीप वर्ष होंगे, यानी कि 400 सालों में जितने लीप वर्ष होते हैं उतनी बार हमारी फरवरी है वो आएगी। तो हमने देखा था कि 400 सालों में हमारे जो लीप वर्ष कितने होते हैं? 400 सालों में हमारे लीप वर्षों की संख्या हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि 97 होती है। 400 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 97 होती है। तो फरवरी यानी कि 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार आएगी। तो इसमें अपन 97 इसमें और हमारे प्लस में कर लेंगे, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4497। तो 400 वर्षों में हमारे 29 तारीख कितनी बार आएगी? 4497 बार आएगी। अगला हमारा प्रश्न है कि 1542 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 1542 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो इसको अपन कैसे करेंगे? तो अपन को पता है 400 में जो हमारे लीप वर्ष होते हैं वो होते हैं 97। 400 में होते हैं हमारे 97। 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होती है 97। 800 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 97 इंटू 2 और हमारे आगे 1200 वर्षों में कितनी आ जाएगी? 97 इंटू 3, यानी कि 400 वर्षों में 97। 400 को अपन 2 से गुणा किया तो हमारे 97 भी 2 से गुणा हो गए और 400 यानी कि
400 को 3 से गुणा किया 1200 वर्षों में हो गई इतने। तो 1200 वर्षों में हमारे जो लीप वर्ष है वो हो गए हमारे 97 × 3, यह आ जाएगा हमारा 291। 1200 सालों में 291 हो गए लीप वर्ष हमारे। जो अब अपन क्या कर लेते हैं 1542 में से माइनस कर लेते हैं हमारे 1200 वर्षों में तो अपन निकाल चुके हैं 291। तो ये हो गया हमारा 42 और 342। और अब 342 में अपन क्या कर लेते हैं 300 को निकाल लेते हैं। 300 वर्षों में हमारे जो लीप वर्ष है वो कितने होते हैं, हमको पता है 300 वर्षों में हमारे लीप वर्ष होते हैं वो होते हैं 72। कितने होते हैं 72। तो इसमें अपन 72 जोड़ देते हैं। और जो हमारे 42 वर्ष बचते हैं तो 42 वर्षों में हमारे 42 तो यानी कि सामान्य वर्ष है, यानी कि सामान्य वर्ष है। तो 42 बार तो हमारे यानी कि 42 में हमारे लीप वर्ष कितने होते हैं, इसमें अपन क्या करेंगे 4 का भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 10। तो हमारे 42 वर्षों में हमारे लीप वर्ष हो जाएंगे 10। तो इसमें और अपन क्या कर देंगे 10 ऐड कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 3। ये हो जाएगा हमारा 3 और इस 17 का 7 और हासिल की 3 373। तो 1542 वर्षों में हमारे लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी 373। आगे अपन देखते हैं कि विषम दिन, यानी कि कोई भी हमें दिन दे रखे होते हैं, वर्ष दे रखे होते हैं या महीने दे रखे होते हैं, उसमें विषम दिनों की संख्या अपन कैसे निकालते हैं। हमारे जो 12 महीने होते हैं उसमें तो अपने विषम दिनों की संख्या देख ली थी। हमने देखा था कि हमारे जो 4 महीने होते हैं उसमें विषम दिनों की संख्या यानी कि 2 होती थी। कौन कौन से 4 महीने होते थे, वो हमारे होते थे अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। महीनों में अपने उस प्रकार देखा था। इस प्रकार अपन महीनों में भी हमारे जो हमने देखा था कि हमारा लीप वर्ष होता है उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। लीप वर्ष में हमारी विषम दिनों की संख्या होती थी 2 और जो एक सामान्य वर्ष होता है उसमें हमारे विषम दिनों की संख्या होती थी 1 होती थी। और फरवरी महीना साधारण वर्ष में फरवरी महीने में जो लीप वर्षों की संख्या वो 0 होती थी। जो हमारे सामान्य दिन है वो उनकी संख्या कितनी होती थी 0 होती थी। और एक लीप वर्ष के अंदर फरवरी महीने के अंदर जो विषम दिनों की संख्या होती थी वो हमारी 1 होती थी। तो जैसे हमें 40 दिन दे रखे होते हैं, इसमें अपन विषम दिनों की संख्या प्राप्त करनी होती है तो अपन 7 का भाग देते हैं। तो 7 × 5 = 35, 5 हमारा शेष रह जाता है। तो 40 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है 5 हो जाती है। इस प्रकार अपन विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। जिस आगे 100 के अंदर में विषम दिनों की संख्या निकालनी होती है, अपन इसमें अंदर क्या करते हैं 7 का भाग देते हैं। तो ये हमारा 98 बार पूरा चला जाएगा। 98 में हमारा 7 का पूरा भाग चला जाएगा और हमारे 2 हो जाएंगे शेष। तो हमारे 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 2 हो जाती है। इसी प्रकार हमें 45 में यदि विषम दिनों की संख्या पूछी जाती है तो इसमें अपन 7 का भाग दे देंगे और 6 × 7 = 42 और हमारे 3 हमारे शेष रह जाएंगे। तो इसमें 45 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएंगी। इस प्रकार अपन देखते हैं कि विषम दिनों की संख्या हमें निकालनी होती है तो अपन इसमें दिनों में अपन क्या कर देते हैं 7 का अपन क्या देते हैं भाग दे देते हैं। अब यदि मैं पूछ ले जाता है वर्षों में, यानी कि हमें क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमें बताइए कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, तो यानी कि एक सामान्य वर्ष होता है, यानी कि एक जो हमारा सामान्य वर्ष होता है उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 1 होती है। तो हमारे जो सामान्य वर्ष होता है उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होती है। तो 100 इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। 100 सामान्य वर्ष, तो 100 में हमारे 100 तो हमारे विषम दिनों की संख्या हो ही जाएगी। और 100 के अंदर अपन देखते हैं लीप वर्ष कितने हैं लीप वर्ष है हमारे 24। इनमें विषम दिनों की संख्या ओवर अपन 24 से ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 124 और 124 हो जाएगा। और 124 में अपन क्या दे देंगे 7 का भाग दे देंगे तो हमारे शेषफल आ जाएगा 5। हमारा शेषफल हमारे 5 आ जाएंगे। और यानी कि 12 में 7 का भाग एक बार चला गया और आगे हमारे बच गए 54 और 7 49 हो गए और 54 में से 49 निकाले तो हमारा शेषफल रह गया 5। इस प्रकार अपन याद रखना है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। कैसे निकालते हैं, एक सामान्य वर्ष होता है उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होती है। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की होगी 100 और 100 वर्षों में अपन देखते हैं लीप वर्ष कितने हैं। 100 वर्षों में हमारे लीप वर्ष होते हैं 24। लीप वर्ष कितने होते हैं 24 होते हैं। तो 24 अपन इसमें ऐड कर दिया तो ये हमारा हो गया 124 में अपन 7 का भाग दे दिया तो हमारा शेषफल कितना रह जाएगा 5 रह जाएगा। तो इस प्रकार हमें
हमारे 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 5। जिस प्रकार हमने लीप वर्ष याद किए थे कि 100 वर्षों में हमारे लीप वर्ष होते थे 24, 200 में हमारे लीप वर्ष होते थे 200 वर्षों में हमारे लीप वर्षों की जो संख्या थी वो थी हमारे 48, 300 वर्षों में हमारे लीप वर्षों की संख्या थी 72 और 400 वर्षों में हमारे लीप वर्ष होते थे वो होते 97। उसी प्रकार अपन विषम दिनों की भी संख्या याद रखनी है। हमें याद रखना है कि 100 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं वो होते हैं हमारे 5 और 200 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं 200 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं वो होते हैं हमारे 3 और 300 वर्षों में विषम दिन होते हैं 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 1 और 400 वर्षों में हमारे विषम दिन होते हैं 0। ये अपन को याद रखना है। कितनी याद रखनी है कि 100 वर्षों में हमारे विषम दिनों की संख्या होती है 5, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 3 और 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 1 और 400 वर्षों में हमारी विषम दिनों की संख्या होती है 0। ये अपन को याद रखना है। और 400 के बाद में वापस आएगा 500, तो 500 में यानी कि 500 यदि हमें पूछ लिया जाता है कि 500 में कितनी होगी, तो 500 में यानी कि 400 में तो होगी 0 और 400 में तो होगी 0, बाकी बच्चे 100, तो 100 में कितनी होती है 5। तो इस प्रकार 500 की ये 100 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 400 प्लस 100 बराबर 5 हो जाएंगे, तो 500 वापस 5 हो जाएगी। 600 में वापस से वो 3 हो जाएगी। आपके 700 में हमारे वापस से वो कितनी हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। और 800 में वापस हमारे विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। इसी प्रकार हमारा आगे चलता रहेगा। आगे वहाँ पर 900, 1000, 1100, 1200 इस प्रकार हमें चलता रहेगा। हमें याद रखना है 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 5, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 3 और 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 1, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 0। अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा कि क्वेश्चन क्या है, बताइए कि 1542 में हमें विषम दिनों की संख्या बतानी है। विषम दिन की संख्या बतानी है कि 400 यानी कि 1542 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 1542 वर्षों में। तो 1542 वर्षों में अपन देखते हैं कि हमारे जो 400 यानी 400 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, हमारा आता है 1200। 400 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमारे 1200 यानी 1200 सालों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। तो 400 उसके जो 400 को अपन कितने से भी अपन मल्टीप्लाई करें, कितने से भी गुणा करें, 400 में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी हमारी 0। 800 में भी हमारे विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 0। 1200 में भी हमारे विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 0। 1600 में भी हमारे विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 0। इस प्रकार 1200 वर्षों में हमारे विषम दिनों की संख्या हो जाती है 0। तो 1500 में से अपन 1200 माइनस कर लेते हैं तो हमारा बच गया 342। ओके, 342 और 342 को अपन 300 प्लस 42 लिख देते हैं। तो 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, हमको याद है 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 1। ओके, और 42 वर्षों में हमारी विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 42 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, यानी कि 42 वर्ष में जो सामान्य वर्ष यानी कि 42 के अंदर 42 तो हमारे हो गई, 42 के अंदर विषम दिनों की संख्या 42 तो होगी और 42 के अंदर हमारे जो जितने लीप वर्ष होते हैं उतनी हमारी विषम दिनों की संख्या और हो जाएगी। तो लीप वर्ष पता करने के लिए इसके अंदर अपन 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 10। कितना आ जाएगा 10। तो विषम दिनों की हमारी संख्या हो गई। इसको अपन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 1 प्लस 42 बराबर हो गए 43 और 10 बराबर हो गई 53 और 53 के अंदर अपन 7 का भाग देते हैं तो ये हमारा आ जाता है 7 7 गुण 50, हमारा 4 रह जाता है, हमारा शेषफल हमारा 4 रह जाता है। कितना शेषफल रह जाता है 4। तो हमारे 1542 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होगी 4। एक बात और याद रखनी है कि हमारी जो विषम दिनों की संख्या होती है, तो विषम दिनों की संख्या होती है और 0 से लेकर के 6 तक हो सकती है, यानी कि 0 से लेकर के 6 तक होती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। 7 आएगा तो वहाँ पास वो 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि यदि हमारी विषम दिनों की संख्या 0 आती है तो हमारा हो जाएगा हमारा रविवार। और यदि विषम दिनों की संख्या 1 आती है, आगे आती है हमारी 2, 3, 4, 5, 6 तक हमारे विषम दिनों की संख्या होती है। तो यदि विषम दिनों की संख्या हमारे 0 आती है तो हमारा वार होगा रविवार। और यदि विषम दिनों की संख्या 1 आती है तो हमारा होगा सोमवार। 2 हो तो हमारा होगा मंगलवार।
और 3 हो तो हमारा होगा बुधवार, 4 हो तो हमारा होगा गुरुवार, 5 हो तो हमारा होगा शुक्रवार और 6 हो तो हमारा होगा शनिवार। ये अपन को याद रखना है कि विषम दिनों की संख्या कितने आने पर हमारा कौन सा वार होता है। विषम दिनों की संख्या यदि हमारे 0 आ जाती है तो हमारा रविवार होगा। रविवार से अपन को शुरू करना है और आगे सोमवार से 1 नंबर शुरू करना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। विषम दिनों की संख्या 1 होने पर सोमवार, विषम दिनों की संख्या 2 होने पर हमारा मंगलवार, 3 होने पर हमारा बुधवार, 4 होने पर गुरुवार, 5 होने पर शुक्रवार और हमारे 6 होने पर हमारे शनिवार। अब देख लीजिए, देखिए हमारा एक प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। ये हमारे जो 4 दिन दे रखे हैं इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, यानी कि इनमें से वो कौन सा दिन है जो शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। इस प्रश्न को करने के लिए इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। देखिए, हमने देखा था कि हमारा जो 100 वर्ष होते हैं उसमें हमारी यानी कि पहली यानी 100 वर्ष यानी 1 शताब्दी, यानी जो हमारी पहली शताब्दी थी उसका अंतिम दिन कौन सा था। तो हमने 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हमारी कितनी होती थी, 5 होती थी। तो हमारी जो यानी कि जो पहली शताब्दी है उसका अंतिम दिन कौन सा हो जाता है, 5। और 5 का हमारा कोड क्या है, 5 नंबर पर हमारा कौन सा वार आता है, शुक्रवार। तो पहली शताब्दी का अंतिम दिन है वो शुक्रवार हो गया ना। पहली शताब्दी है उसका अंतिम दिन शुक्रवार हो गया। इसी प्रकार आगे आते हैं अपन दूसरी शताब्दी, 200 वर्ष, यानी कि 200 वर्ष बीत जाने के बाद में 200 वर्षों में हमारे विषम दिनों की संख्या हमने देखी थी वो होती है 3। आगे अपने देखी थी कि 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती थी, वो होती थी हमारे 1। और आगे 400 वर्षों में अपन ने देखा था कि विषम दिनों की संख्या कितनी होती थी, वो होती थी 0, वो होती थी हमारे 0। 100 वर्षों में यानी कि पहली शताब्दी, ये हमारी क्या है, पहली शताब्दी, ये हमारी क्या दूसरी शताब्दी, ये हमारी क्या चौथी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, ये हमारी है चौथी शताब्दी। तो किसी भी शताब्दी का, मैं इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता। आगे हमारी यानी कि 5वीं शताब्दी आएगी, वो हमारे किसके बराबर होगी, पहली शताब्दी के 500 वर्ष आएंगे वो हमारे पहली शताब्दी होगी, यानी कि 100 वर्षों के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि 400 यानी 500 को अपन क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, 500 को अपन लिखते हैं 400 प्लस 100। तो 400 में विषम दिनों की होगी संख्या 0 और 100 में विषम दिनों की संख्या हो गई वापस 5। तो 500 वापस हो गई, वो 100 के बराबर हो जाता है। तो दूसरी शताब्दी बीत जाने के बाद में हमारी विषम दिनों की संख्या होती 3 और 3 पर हमारा कौन सा वार आता था, 3 पर हमारा वार आता है बुधवार। और आगे एक तीसरी शताब्दी बीत जाने के बाद में अंतिम दिन वो होता है 1 होता है इसका विषम दिनों की संख्या, और 1 पर हमारा आता है सोमवार। और 400 वर्षों के बाद में हमारा आता है रविवार। 400 वर्षों के बाद में हमारा कौन सा वार आ जाता है, वो आ जाता है हमारा रविवार। तो हम देखते हैं कि हमारी जो शताब्दी होती है उसकी शताब्दी का अंतिम दिन है वो शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। कौन सा वार नहीं हो सकता, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हमारा नहीं हो सकता, बुधवार हमारा हो सकता है, बुधवार हो सकता है, रविवार हो सकता है और शुक्रवार हो सकता है। शुक्रवार हो सकता है, हमारे रविवार हो सकता है और बुधवार हो सकता है, लेकिन शनिवार है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन है वो शनिवार नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि हमारे जो शताब्दी के प्रथम दिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये हमारी जो पहली शताब्दी है वो शुक्रवार पर ख़त्म हो गई। तो दूसरी शताब्दी वो कहाँ से, शुक्रवार के बाद में हमारा कौन सा वार आता है, हमारा शनिवार। जो दूसरी शताब्दी है उसकी शुरुआत हमारे शनिवार से होगी। किससे होगी, शनिवार से होगी। और इसी प्रकार से दूसरी शताब्दी हमारे समाप्त होगी बुधवार पर, और तीसरी शताब्दी की शुरुआत होगी वो होगी हमारे गुरुवार से। और तीसरी शताब्दी समाप्त होगी हमारे सोमवार पर। और हमारा जो चौथी शताब्दी है वो हमारे कहाँ से शुरुआत होगी, तीसरी शताब्दी वो सोमवार पर हमारी ख़त्म होगी, और चौथी शताब्दी की शुरुआत हो जाएगी हमारे मंगलवार से। वापस 5वीं शताब्दी या हमारी जो पहली शताब्दी है उसकी शुरुआत है वो चौथी शताब्दी हमारे समाप्त होगी रविवार पर। तो हमारे अगली जो शताब्दी है उसकी जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, सोमवार से होगी। तो यानी कि 5वीं शताब्दी या जो पहली शताब्दी है उसका जो प्रारंभिक जो पहला दिन होता है वो रविवार के बाद में अगला सोमवार हमारे आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन होते हैं वो सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार होते हैं, और किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं वो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार होते हैं।
आगे हमारा जो प्रश्न है, एक प्रश्न है कि 10 मार्च 1980 को कौन सा वार होगा। 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन था। तो ऐसे प्रश्नों को अपन कैसे करेंगे, हमें पूछा गया कौन से दिन को पूछा गया, हमें पूछा गया 10 मार्च 1980। तो इनका जो डे निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले अपन 10 मार्च को अलग देखेंगे और 1980 को अपन अलग देखेंगे। तो पहले अपन को 10 मार्च है, इसलिए अपन को क्या करना है, जनवरी से मार्च तक चलना है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, कहाँ तक चलना है, हमें मार्च तक चलना है। और मार्च में हमें जितने दिन दे रखे हैं उतने लिखना है। और जनवरी का कोड कितना, 3, फरवरी का क्योंकि 1980 है लीप वर्ष, इसलिए फरवरी का कोड हो जाएगा 1। और मार्च में हमें जितने दिन दे रखे हैं उतने हमें लिखना है, जितने हमें दिन दे रखे होते हैं उतने लिखना है। जनवरी से हमें शुरुआत से चलना है मार्च तक, जितना हमें पूछा गया वहाँ तक हमें चलना है, जनवरी, फरवरी, मार्च। और मार्च के में जितने दिन दे रखे हैं, और जनवरी का कोड हो गया 3, फरवरी का हो गया हमारे क्योंकि लीप वर्ष इसलिए 1, और मार्च का हो गया 10। इसको अपन जोड़ लिया 14, और 14 में हमारा 7 का भाग चला गया बराबर 2 बार चला गया, हमारा शेष बल बच गया 0। तो यहाँ तक 10 मार्च तो हमारा आ गया 0। अब अपन 1980 देखते हैं। इसमें से अपन को क्या करना है, सर्वप्रथम अपन को क्या करना है कि 1980 है हमारे सामने, इसमें से अपन को 1 माइनस करना है। क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो ये हो गया हमारे 1979। और इसमें अपन को क्या देख लेना है, विषम दिन देख लेना है कि 1980 में विषम दिन कितने होते हैं। तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमारे 1979 है इसमें विषम दिनों की संख्या। तो देखो कि हमारे जो 1900 यानी कि 400 कितने बार आता है, 4 बार आता है। यानी कि 1600 में तो हमारे विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 400 में 0, वापस 800 में 0, 1200 में 0 और 1600 में 0 विषम दिनों की संख्या। तो 1900 में से अपन 1600 माइनस कर लेंगे तो हमारा शेष बल कितना बच गया, ये बच गया हमारे 369 में अपन विषम दिनों की संख्या और देख लेंगे। तो अपन को पता है 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 1, हमको पता है। और जो हमारे ये हमारे गुणसी साल है, इसमें विषम दिनों की संख्या गुणसी साल है, इसमें सामान्य वर्ष है, गुणसी सामान्य में गुणसित होंगे क्योंकि सामान्य गुणसी है, सामान्य वर्ष है, गुणसी सामान्य वर्ष तो होंगे, इसमें विषम दिनों की संख्या गुणसी होगी। और इसमें देख लेंगे अपन लीप वर्ष कितने हैं, तो इसमें 4 का भाग दे देंगे, कितने बार चला जाएगा, 19 बार चला जाएगा। यानी कि 19, इसमें अपन ये तो सामान्य वर्ष है गुणसी, और हमारे लीप वर्ष कितने, 4 का भाग दे देंगे, वो आ जाएगा हमारा 19। तो अपन को लीप वर्षों की संख्या और जोड़ देने, इन सभी को अपन को क्या कर देना, ऐड कर देना। यहाँ से आ गया हमारा 0, यहाँ से आ गया 79 और यहाँ पर आ गया 19। इन सभी को अपन ऐड कर लेते हैं, यानी कि इनमें ऐड करके अपन इसमें क्या कर देते हैं, 7 का अपन भाग दे देते हैं, 7 का अपन भाग दे देते हैं। तो 1 और 79 यानी 80, और 80 और 19 99 में हमारा 7, 98 में हमारा 7 का पूरा भाग चला जाता है, और 1 हमारा शेष पर बच जाता है। हमारे विषम दिनों की संख्या कितनी बच जाती है, शेष 1 बच जाती है। और 1 नंबर पर हमारा कौन सा वार आता है, सोमवार आता है। कौन सा वार आता है, सोमवार आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सोमवार। कौन सा आंसर हो गया, सोमवार। इसी प्रकार एक और प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा। 15 अगस्त 1947 को में दिन पूछा गया कौन सा वार होगा। तो अपन को क्या करना है, अगस्त यानी कि जनवरी से शुरू करना है और अगस्त तक चलना है। यहाँ गई हमारी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जनवरी का कोड कितना, 3, फरवरी का क्योंकि 1947 सामान्य वर्ष इसलिए इसका हो गया 0, मार्च का कितना हो गया 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, और अगस्त में अपन को जितने दिन दे रखे हैं उतने दिन अपन को लिखना है, 15 अपन को लिखना है। और इनको सभी को जोड़ करके 7 का भाग दे देना। इन सातों को अपन इन सभी को अपन सीधा भी सभी को जोड़ करके उसमें बाद में भी अपन 7 का भाग दे सकते हैं उनको, या अपन इनको अपन क्या कर सकते हैं, इनको सीधा भी अपन क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं 7 से। जैसे 15 7 से 14 में 7 का भाग चला गया, तो 14 में अपन 7 भाग दिया तो हमारा शेष पड़ गया 1। इस प्रकार के 3, 2 कितने 5, 2, 3, 5 और 2 ये कितने हो गए, 7 हो गई। तो ये हमारे यहाँ पर 7 ही कट गए, और 1, 3,
3, यानी 3 3 6 और ये 7 हो गया। तो ये भी हमारे कट गई। हमारे शेषफल कितने बच गए? 3। तो यहाँ तक हमारे शेषफल कितने बच गए? 3 बच गए। अब अपन देखते हैं 1947। तो अपन को क्या करना है? एक अपन को माइनस करना है। तो हमारा रह गया 1946। कितने रह गए? 1946। और 1946 में अपन को क्या देखना है? विषम दिन देखना है। इसमें क्या देखना है? विषम दिन। इसमें अपन को देखना है कि इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी है। तो अपन देखिए 1600 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0 हो गई, क्योंकि 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0। 1600 माइनस कर लिया तो ये हो गया हमारे 376। वापस अपन देखते हैं 300 में कितने होगी हमारे? ये हमारे 300 में विषम दिनों की संख्या होगी हमारे 1। 300 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। और 46 है, क्योंकि 46 सामान्य वर्ष तो होंगे 46 तो विषम दिनों की संख्या होगी। और प्लस में कितनी होगी? 46 में जितने लीप वर्ष हैं, कितने हमारे लीप वर्ष हैं, तो 46 में हमारे 4 का भाग कितने बार जाता है? 11 बार जाता है। तो 11 लीप वर्ष हो गई। तो ये हमारे विषम दिनों की संख्या हो गई 46 प्लस 11। और यहाँ पर हमारा कितना था? 3। ये भी अपन को इसमें जोड़ना है, ये 3। इन सभी को अपन जोड़ करके इसमें कितने का भाग देना है? 7 का। इसका अपन इसमें अपन को भाग देना है। इन सभी को साथ में जोड़ करके दे सकते हैं या अपन में एक एक में भी दे सकते हैं। जैसे 11 में हमारे 7 का भाग चला गया और हमारे शेषफल रह गई 4। और 46 में हमारे 42 बार चला गया, 42 में चला गया। तो हमारे शेषफल कितने रह गए? ये हमारे शेषफल रह गए यहाँ पर भी हमारे 4। और 3 और 4 हमारा कट जाता है, 7 से कट गया। और इस प्रकार हमारा 1 और 5, 1 और 4, ये हमारा शेषफल रह गया 5। और तो 5 नंबर पर हमारा कौन सा वार आता है? 5 नंबर पर हमारा वार आता है शुक्रवार। कौन सा वार आता है? शुक्रवार। तो इसका आंसर क्या हो गया? 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? इसका आंसर हो गया शुक्रवार। कौन सा आंसर हो गया? शुक्रवार। आगे अब यदि हमें 11 जुलाई 2021 का वार निकालना हो, 11 जुलाई 2021, तो अपन को क्या करेंगे? जनवरी से शुरू करना और हमारे जुलाई तक चलना है। यानी कि जनवरी, ये हो गया हमारे यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जनवरी से शुरू करके हमारे जुलाई तक चलना है, क्योंकि जुलाई तक हमारे पूछा गया है। जनवरी का कोड हो गया 3, फरवरी का क्योंकि 2021 सामान्य वर्ष इसलिए 0, मार्च का कितना हो गया 3, अप्रैल का 2, मई का 3 और जून का 2 और जुलाई का जितना दे रखे हैं 11 दे रखे हैं। इसको अपन में इसमें कितना का भाग देना है? इन सभी को ऐड करके अपन को 7 का भाग देना है। तो देखिए 2 3 5 और 2, ये हमारे 7 हो गई, 7 कट गई यहाँ पर, क्योंकि 2 2 4 और 3 7, 11 भी 7 से काट दी। कितने शेष पर रह गए? 4 रह गए। 4 और 3 हमारे 7 से कट गए। तो इस प्रकार इसमें शेष पर रह गए हमारे 3। कितने रह गए? 3। अब अपन को जो 2021 इसमें से अपन को क्या करना है? 1 माइनस करना है। हमारे रह गए 2020 में विषम दिनों की संख्या देखनी है। देखिए 2000 में हमारे हो गई 0, क्योंकि 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0 और 800 में, ये 2000 में 0। 4 के जो 400 के मल्टीप्लाई में जितने भी आते हैं उसके उनमें हमारे विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 0। बच गई हमारे शेषफल 20। तो 20 है तो 20 तो होंगे, यानी कि 20 सामान्य वर्ष हैं तो 20 विषम दिन होंगे। और प्लस में कितने होंगे? जितने 20 सालों में लीप वर्ष है, तो 20 सालों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 20 में अपन में किसका भाग देते हैं? 4 का भाग देते हैं। हमारा आता है बराबर 5। इसमें लीप वर्षों की संख्या होती है 5, तो विषम दिनों की संख्या होगी बराबर 25। और 25 में अपन को ये क्या करना? ऐड करना है, 3 ऐड करना है। 3 अपन को ऐड करना है और 7 का भाग देना है। तो ये हो गया हमारा 28 में 7 का भाग बराबर चला गया पूरा का पूरा और रह गया हमारा 0। और 0 पर हमारा कौन सा वार आता है? हमारा आता है रविवार। कौन सा वार आता है? रविवार। तो इसका आंसर क्या हो गया? रविवार। इसका आंसर हो गया कि 11 जुलाई 2021 को कौन सा वार था? हमारा था रविवार। आगे हमारा 15 अगस्त 2021 को कौन सा वार होगा या कौन सा वार था? यानी कि 15 अगस्त 2021 को हमारा कौन सा वार है, ये अपन चेक करना कौन सा वार होगा ये देखने के लिए, या कौन सा वार है ये अपन कैसे निकालेंगे? तो अपन को क्या करना? जनवरी से चलना और अगस्त तक चलना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक चलना है। जनवरी का कोड कितना हो गया? 3, फरवरी का क्योंकि 2021 सामान्य है 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त में जितने दिन दे रखे हैं 15 हमारे दिन दे रखे हैं। इन सभी को जोड़ करके अपन में कितना का भाग देना है? 7 का अपन को भाग देना है। तो देखिए 15 में 7 का भाग 14 में चला गया और शेष पर रह गया हमारा 1। ये हमारे
1 और 3, यानी कि ये 3 और 3 6 और एक ये 7 हो गए। ये हमारे 7 से कट गया, 3 3 1 7 कट गया। 2 2 4 और 3 ये भी हमारे 7 हो गए। यहाँ पर यहीं पर अपन काट देते हैं, 3 2 5 और 2 7, हमारे शेष पर रहेगा यहाँ पर भी 3। अब अपन को इसमें क्या करना है, 2021 में से एक माइनस करके 2021 में से अपन क्या करना है, एक माइनस करना है, एक माइनस करना है और 2020 बच गई। 2020 में विषम दिनों की संख्या देखनी है, तो 2020 में विषम दिनों की संख्या 2000 में तो हो गई हमारे कितनी, 0 बच गया शेष पर 20। तो 20 सामान्य वर्ष तो होंगे ही होंगे, और 20 में प्लस में अपन 20 सालों में लीप वर्ष कितने होंगे, तो 20 में अपन कितने का पा देंगे, 4 का पा देंगे, बराबर आ जाएगा 5। तो हमारे इसमें 5 लीप वर्ष होंगे। तो ये हो गया हमारा 28। 28 में 7 का भाग पूरा का पूरा चला जाता है, शेष पर रह जाता है 0, और 0 पर हमारा कौन सा वार आता है, संडे आता है, रविवार आता है। तो इसका आंसर कौन सा वार हो गया, रविवार हो गया। तो 15 अगस्त 2021 को कौन सा वार होगा, होगा हमारा रविवार। आगे हमारा एक प्रश्न है कि बीते हुए परसों से 2 दिन पहले, बीते हुए परसों से 2 दिन पहले यदि सोमवार था तो आने वाले परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बीते हुए परसों से 2 दिन पहले कौन सा वार था, सोमवार था। तो मैं पूछा गया कि आने वाले परसों के 2 दिन बाद में कौन सा वार होगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, सर्वप्रथम हमने मान लिया कि ये हमारा आज है, ये हमारा कौन सा दिन है, ये हमारा आज है। और इसके हमारे लेफ्ट साइड में, ये हमारी लेफ्ट साइड होती है, इधर होता है, इधर हमारा बीता हुआ जो भी मैं दे रखा हो इसमें हमारा बीता समय आता है, और इधर हमारा आता है आने वाला समय, आने वाला समय इधर आ जाता है। बीता हुआ समय जितना भी है, बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों, इधर लिखना है, और आने वाला होता है उसको अपन क्या करना है, इधर लिखना है। अब देखिए बीता हुआ परसों, यानी कि ये तो हमारा हो गया बीता हुआ कल, ये क्या हो गया, कल हो गया, कौन सा कल, बीता हुआ कल। और ये हो गया हमारा बीता हुआ परसों, ये हो गया बीता हुआ परसों। अब हमें प्रश्न में क्या किया गया, क्या कहा गया कि बीते हुए परसों से 2 दिन पहले, ये हमारा 1 दिन पहले, और ये हमारा हो गया 2 दिन पहले, ये हमारा 1 दिन पहले, ये हो गया 2 दिन पहले। कौन सा वार था, सोमवार था, कौन सा वार था, सोमवार था। तो आने वाले परसों के 2 दिन बाद, यानी तो देखिए ये हमारा आने वाला हो गया, आने वाला यह हो गया हमारा कल, और ये हो गया हमारा आने वाला परसों। इसके 2 दिन बाद, यानी कि ये हमारा 1 दिन बाद और ये हमारा 2 दिन बाद, इस दिन हमें वार पूछा गया कि कौन सा वार होगा। तो यहाँ से देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यानी कि हमारे कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8वें दिन होता है वो कोई भी वार सप्ताह का वो रिपीट होता है, यानी कि 8वें दिन वापस वही वार हो जाता है। यहाँ पर सोमवार होगा तो हमारा 8वें दिन कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। इस प्रकार भी अपन इसको देख सकते हैं, या अपन को इसके वो आगे क्रमवार चलते रह करके सोमवार से सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, इस प्रकार भी अपन देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मंगलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।